हेलो बच्चों, मैं आपको बीएड में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रकार के कौशलों का अध्ययन करवा रही थी। उन्हीं अध्ययनों में मैंने आपको 3-4 कौशल बता दिए हैं। प्रारंभ जो हुआ था हमारा प्रस्तावना कौशल से हुआ था। उसके बाद मैंने आपको पुनर्बलन, श्याम पट, उद्दीपन का जो है वो कौशल मैंने आपको बताया था। उसी कड़ी में मैं आगे आपको अन्य कौशलों के बारे में अध्ययन करवा रही हूँ। तो यह जो अध्ययन है वह हमारा बीएड विद्यार्थियों के लिए है। बीएड विद्यार्थी इसमें अपने सभी कौशलों का प्रयोग कर सकते हैं। मूलतः जो है वो 5 कौशलों का प्रयोग यहाँ पे करवाया जाता है। माइक्रो टीचिंग के तहत हम 5 कौशल बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको 5 से ज़्यादा कौशलों का प्रयोग करना सिखा रही हूँ। तो 5 कौशल अभी तक अपने हो गए। छठा कौशल जो है वह है हमारा उद्दीपन परिवर्तन कौशल। उद्दीपन परिवर्तन में आपने देखा होगा कि जब कोई भी शिक्षक अध्ययन करवाता है तो वह बार बार अपने हाथों का, अपनी नज़रों का, अपने चहल कदमों का जो है बार बार प्रयोग करता है। यानी वो कभी आगे आता है, कभी वह पीछे की तरफ जाता है, कभी वह हाथों से आपको इशारे करके कुछ समझाने का प्रयास करता है। तो यह जो हाव भाव है, यह जो उसका अंग संचालन है, वही हमारा कहलाता है उद्दीपन परिवर्तन। अर्थात बार बार अपने भाव भंगिमाओं को परिवर्तित करना और बालकों को प्रभावित करते रहना जो है उद्दीपन परिवर्तन के अंतर्गत आता है। अब सबसे पहले संचालन कि संचालन आपको किस प्रकार का होना चाहिए। जो शिक्षक है वह आपके समक्ष प्रस्तुत करता है अपनी व्याख्या, अपने प्रश्न, अपने जो भी टॉपिक है वो आपको बताता है। तो वह संचालन जो करता है वह संचालन उसका एक निश्चित मुद्रा में प्रारंभ होता है। वह आपके साथ में आई कांटेक्ट के साथ में जो है अध्ययन करवाने का प्रयास करता है। उसके बाद उसके हाव भाव, अगर कोई बालक ध्यान नहीं दे रहा है तो वह उसे घूर करके देखेगा। अगर कोई बालक जो है कोई बदमाशी कर रहा है, शैतानी कर रहा है, तो वह उसके जो है कुछ इशारे से करके चुप रहने के इशारे से चुप रहने को कहेगा। बाहर जाने को अगर कहेगा तो बाहर निकलने के लिए अंगुली से इशारा करके कहेगा। तो इस तरह से वह क्या है अपने हाव भाव के माध्यम से आपको प्रेरित करता है। या फिर वाक परिवर्तन, वह कभी जोर से बोलेगा, कभी धीरे बोलता है किसी टॉपिक पे, फिर हल्के से बोलता है। जैसे अभी मैं भी बात कर रही हूँ तो कभी स्पीड लगा करके बोलते हैं, कभी धीरे धीरे समझा करके बोलते हैं। तो इस तरह से वह क्या करता है अपने टॉपिक की अकॉर्डिंग अपनी आवाज़ का परिवर्तन करता है। इस तरह से वह वाक परिवर्तन। इसके बाद केंद्रण, सभी पूरी जो शक्तियाँ हैं वो अपने केंद्र में स्थापित करेगा। यानी कि अपने विषय वस्तु का जो मुख्य सारांश है, मुख्य बिंदु है, उसको एकत्रित करेगा। अंतःक्रियाशील परिवर्तन, यानी वह क्या करेगा कि बार बार अपनी क्रियाओं में क्या करेगा परिवर्तन करेगा। अब यह परिवर्तन विषय से संबंधित हो सकता है, उसकी जो है आकलन से संबंधित हो सकता है, या आपसे बात करने के तरीके से संबंधित हो सकता है। तो वह अपनी आंतरिक क्रियाओं में क्या करता है बार बार परिवर्तन करता है। उसके बाद विराम, विराम यानी रुक जाना। कभी कभी शिक्षक क्या करता है पढ़ाते पढ़ाते रुक जाता है एकदम। वो क्यों रुक जाता है? या तो अटेंशन पाने के लिए कि संपूर्ण कक्षा जो है शोर मचा रही है तो उसको अटेंशन पाने के लिए वह रुक जाता है, या अपने विषय में जो है गति लाने के लिए, अपने विषय को आगे विकास देने के लिए भी वह ऐसा करता है। क्योंकि कुछ मुख्य बिंदु होते हैं वो छूट जाते हैं, उनको कवर करने के लिए भी वह ऐसा कर सकता है। तो विराम जो है वह भी अपने उद्दीपन परिवर्तन कौशल में सम्मिलित होता है। उसके बाद मौखिक दृश्य बदलाव, मूक रह करके वह कुछ कार्य करता है और आपसे वार्तालाप करके वह कुछ बदलाव करने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से जो है बार बार एक शिक्षक के द्वारा जो उद्दीपन परिवर्तन होते हैं, जो हाव भाव, जो संचालन, जो उसका क्रियाएं हैं, वो सभी जो है उसमें परिवर्तन लाने का जो कार्य होता है वह हमारा उद्दीपन परिवर्तन कौशल के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद हम अगला कौशल पढ़ेंगे खोजपूर्ण प्रश्न कौशल। खोजपूर्ण प्रश्न कौशल जो होता है इसमें हम अपने विषय वस्तु का क्या करते हैं खोज करते हैं। अपने विषय वस्तु की खोज हमें करनी होती है, यानी जो टॉपिक हमारा चल रहा है उसी टॉपिक में हमें क्या करना होता है कुछ प्रश्न जोड़ने होते हैं, जिससे हमारा मुख्य जो विषय है वह विषय आगे की तरफ क्रम करे, आगे की तरफ गति प्रदान करे। उसके लिए हमें ऐसा करना होता है।
उसमें हम अनुबोधन तकनीकी क्रिया हो सकती है, यानी कि कुछ भी स्लाइड वगैरह अगर है, डिजिटल बोर्ड वगैरह अगर है तो उसमें वो तकनीक के माध्यम से कर सकता है, या किसी और विषय वस्तु का प्रयोग करके कर सकता है। तो इस प्रकार से वह किसी भी क्रिया के माध्यम से प्रश्नों के खोजने का, यानी कि बच्चों से प्रश्न निकलवाने के लिए भी वो कर सकता है। यानी अगर किसी विषय वस्तु को उसने पढ़ा दिया है, कि मान लो उसने आपको संविधान के बारे में बता दिया है, वह जो भी आपके संविधान के जो मुख्य मुख्य आपके समिति में जो अध्यक्ष वगैरह रहे हैं, भीमराव अम्बेडकर वगैरह को आपने पढ़ा दिया है, उसके बाद वो आपको डायरेक्ट विधानसभा का या संसद का चित्र दिखा दे, तो चित्र दिखा करके आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये क्या है, संसद है। और संसद किससे चलती है, संविधान पर आधारित होकर चलती है। तो इस तरह से जो है वह खोज करवाने की प्रयास करेगा। अधिक सूचना प्राप्ति प्रविधि। खोजपूर्ण प्रश्न का मतलब ये होता है कि उस विषय से जुड़े हुए जो अन्य तथ्य हैं उन तथ्यों को प्राप्त करना, जो बीच बीच में अगर, क्योंकि क्लास में अगर 10 बच्चे बैठे तो 10 बच्चों से वह 10 चीज़ें प्राप्त करने का प्रयास करेगा। मान लो आपको संधि पढ़ाई गई, संधि में जो शिक्षक है उसने 5 उदाहरण आपको बता दिए, अब उसी में से वह आपसे पूछेगा कि आप बताओ किसका करवाना है, तो वह आपसे पूछ करके जो है आगे अपने जो अध्ययन करवा रहा है उस अध्ययन में आपसे कह देगा कोई ऐसा शब्द बताओ जिसकी संधि आपको नहीं आ रही हो, या आप मुझे कोई ऐसा शब्द बताओ जिसकी मुझे संधि करके बतानी है। तो इस प्रकार से वह क्या करेगा, अपने विषय वस्तु में अधिक सूचना देने के लिए ऐसा कार्य करता है। इसके बाद में पुनः केंद्रण तकनीक करता है, यानी कि सभी विधियों को प्रविधियों को क्या करता है, एक स्थान पर एकत्रित करने का प्रयास करता है। पुनः निर्देशन प्रविधि। बार बार शिक्षक आपको निर्देश देगा कि आपको अब इसके उपरांत यह उदाहरण प्रस्तुत करना है, अब आपको इसके उपरांत यह कार्य करना है, तो वह पुनः निर्देशन देता है। समीक्षात्मक ज्ञान, यानी संधि अगर वो पढ़ाया है तो आपको उसके जुड़ा हुआ, यानी जिस तरह से वर्णों के मेल को करते हैं अपन संधि, उसी तरह से शब्दों के मेल को क्या कहेंगे, तो वह क्या होगा, समीक्षात्मक आकलन होगा उसका। इसके बाद में वृद्धि प्रविधि, यानी कि वह आपके पाठ को क्या करेगा, विस्तारित करेगा। तो इस प्रकार से खोजपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से या बालकों की जिज्ञासाओं के माध्यम से जो है इसको पूर्ण किया जाता है। इसके उपरांत हम अगला कौशल देखेंगे जो है हमारा व्याख्यान कौशल। हमारे शिक्षण के दौरान जो है व्याख्यान कौशल जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट कौशल होता है, क्योंकि मूल रूप से जो शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य चलने वाली प्रक्रिया है वह व्याख्यान होती है। व्याख्यान में शिक्षक आपको अपना समग्र विषय वस्तु आपके समक्ष प्रस्तुत करता है, अब उसे छात्र जो है ध्यानपूर्वक सुनते हैं। प्रारंभिक कथन वैसे मूलभूत से रूप से मैंने अगर बताया है, अगर आप औपचारिक रूप से अगर देखेंगे तो प्रस्तावना से जो है पाठ योजना शुरू की जाती है। कक्षा जो प्रारंभ होती है वह प्रस्तावना के यानी पूर्व ज्ञान से संबंधित 5 प्रश्नों से प्रारंभ होती है। अब प्रारंभिक कथन यानी कि वह किसी विषय वस्तु के बारे में बता सकता है, वह अपनी जो टॉपिक आज को आपको बताने वाला है उसके लिए पृष्ठभूमि तैयार करके दिखा सकता है। उसको क्या करेगा, फिर वह क्रमबद्ध रूप से अपनी व्याख्यान में प्रस्तुत करेगा, आगे आपको बढ़ाएगा। चित्र दिखा करके वह प्रारंभ कर सकता है कि ये चित्र किसका है, रानी लक्ष्मीबाई का चित्र आपको दिखाया और वो कहता है ये चित्र किसका है, तो वह आप बताओगे देख करके ये चित्र रानी लक्ष्मीबाई का है, ये कौन थी, कहाँ की थी, क्या कार्य किया इन्होंने और इनकी क्या भूमिका है, ये सब चीज़ें आपसे वो पूछेगा और पूछते ही क्या है उसका व्याख्यान आगे क्रमबद्ध हो जाएगा। छात्रों से तादात्म्य यानी वह अपनी विषय वस्तु से बारे में जो नॉर्मल जानकारी है वह आपको देखकर आपके साथ में क्या स्थापित करेगा, तादात्म्य स्थापित करता है, यानी आपकी और उसके बीच में अच्छा कम्युनिकेशन हो, अच्छा संप्रेषण आपके सामने बैठे और आप जो कुछ वह अध्ययन करवाता है उसका आप फीडबैक उसको वापस दें। फीडबैक का मतलब होता है कि विद्यार्थी जो है शिक्षक ने जो कुछ अध्ययन करवाया है उसको उत्तर के स्वरूप वापस जो प्रदान करते हैं वह फीडबैक कहलाता है। यानी उसने अच्छा पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, अध्ययन ठीक करवाया या नहीं करवाया। अगर उसने अच्छा पढ़ा है तो बालक उसके सभी प्रश्नों के जवाब सरलता से दे देते हैं, यानी बालकों के वो जवाब देना ही हमारा क्या कहलाता है, फीडबैक कहलाता है। छात्र बोध जांच प्रश्न। अब छात्रों को मैंने आपको बताया कि व्याख्यान शुरू कहाँ से करेगा, जांच करेगा प्रश्न पूछ करके, यानी अगर उसने एक व्याख्यान प्रस्तुत कर दिया है तो वो बीच में आपको 2 4 5 प्रश्न पूछेगा, वो होते हैं हमारे बोध प्रश्न। कुछ टॉपिक पढ़ाने के बाद में
शिक्षक आपसे क्या करता है, बीच बीच में प्रश्न पूछ लेते हैं, कहाँ पढ़ाया जा रहा है, मैंने अभी तक क्या बताया है, बताओ, तुम बताओ इसका जवाब क्या है। तो इस तरह से बीच में आपको किसी भी छात्र को उठा करके प्रश्न पूछ करके जो है आपके बोध की, यानी आपको जितनी जानकारी हुई है उसको जानने का प्रयास करता है। छात्रों के उत्तर सही होना, अगर छात्रों के उत्तर सही है तो इसका मतलब है व्याख्यान बिल्कुल सही दिशा में दिया गया है और व्याख्यान जो है सफल हुआ है। क्योंकि अगर बोध हुआ है, जानकारी अगर बालकों को प्राप्त हुई है तो वह आपके प्रश्नों के उत्तर सही जरूर देंगे। लेकिन अगर किसी बालक ने ध्यान नहीं दिया, सुना नहीं है, तो उसको वह बोध नहीं हुआ है और वह आपके उत्तरों का जवाब नहीं, प्रश्नों के जवाब नहीं दे पाएगा। उदाहरण की सरलता, अब आप कौशल को समझाने में व्याख्यान देते समय जो है अलग अलग उदाहरण प्रस्तुत करने होते हैं। अब मान लो आपने रानी लक्ष्मीबाई पढ़ाई तो उसके उदाहरण स्वरूप अन्य की बात करेंगे, तो जैसे अन्य कौन से जो है क्रांतिकारी हुए हैं, तो बच्चे जो कह सकते हैं आपको चंद्रशेखर आज़ाद हुए हैं, भगत सिंह हुए हैं। तो यानी उदाहरण की क्या है, सरलता होनी चाहिए उसमें कि बच्चों को समझ में आए और बच्चे आपको जो है अन्य उदाहरण स्वयं भी प्रस्तुत करके दे सकते हैं। सर्वे दृश्य उपकरणों की उपयोगिता, अब व्याख्यान के अंतर्गत आपको कुछ न कुछ सर्वे या दृश्य उपकरणों को जरूर रखना चाहिए। यानी आप उसमें चार्ट बना सकते हैं, कोई मॉडल प्रस्तुत कर सकते हैं या अन्य किसी भी स्लाइड वगैरह का प्रयोग आप उसमें कर सकते हैं। सार संक्षेपणात्मक कथन की उपयोगिता, अंत में आपको संक्षेप में कथन जरूर प्रस्तुत करना है। अर्थात 40 मिनट की क्लास आपने अगर ली है, उस क्लास में आपने जो कुछ अध्ययन करवाया है उसको निष्कर्षतः बताना जरूर है। यानी जो मेन बिंदु आपने व्याख्यान में प्रस्तुत किए हैं, संपूर्ण विषय वस्तु जिसको आपने पढ़ाया है, उस विषय वस्तु के प्रमुख 5 से 10 पॉइंट आपको अंत में सार के रूप में बच्चों को इस अध्ययन करवाना होता है। तो इस प्रकार जो है दिया गया जो आपका व्याख्यान है वह सफल होगा, बालकों को बोधगम्य होगा, बालकों को जानकारी प्राप्त होगी, जो आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके उपरांत जो है मैं अगला आपको कौशल बता रही हूँ, वह है उद्देश्य लेखन कौशल। उद्देश्य लेखन कौशल में आपको पता होना चाहिए कि किसी भी विषय वस्तु के अध्ययन के लिए हमें उद्देश्य जो है वो निर्धारित करने होते हैं। अगर आप पाठ योजनाएं बनाते हैं तो आपको पता है आपको अपना एक उद्देश्य निर्धारित करना होता है, छात्रों की विषय में रुचि। अब ये जो उद्देश्य है वो किस आधार पर होंगे, पहला होगा छात्रों के विषय में रुचि है या नहीं है। जो कुछ भी आप अध्ययन करवाने वाले हो उसके संबंध में छात्रों का जो है विचार आपको जान लेने चाहिए। इस विषय को पढ़ने में बालकों की रुचि है या नहीं है। अगर रुचि नहीं है तो आपको उन्हें अभिप्रेरित करके और विषय की उपयोगिता के बारे में बता करके रुचि उत्पन्न करनी पड़ती है। अगला है व्यवहार परक उद्देश्य, यानी आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए, बालकों के व्यवहार में परिवर्तन लाने वाला होना चाहिए। न्यूनतम स्तर निर्धारण, अब आपको तय कर लेना है कि यहाँ तक का पॉइंट आपको आज करवाना है, यहाँ तक का बिंदु आपको समझा देना है और उस कक्षा के स्तर के अनुकूल आपको जो है अध्ययन करवाना होता है। अब आप ये नहीं है कि काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं 8वीं कक्षा को और वहाँ आप स्तर लेके जा रहे हैं 10वीं क्लास तक का, तो वो आपको मेंटेन करके रखना पड़ता है कि आपका उद्देश्य जो है अगर बालकों को सामान्य क्रांतिकारियों की जानकारी देनी तो उसी तक ही सीमित रखें, फिर आप भीतर प्रवेश ना करें। उसके बाद में भावी जीवन में प्रयोग, रुचि उत्पन्न कब होगी बालकों की, जब उन्हें पता चलेगा कि उनके द्वारा किया गया जो शिक्षण है वह उनके भावी जीवन में प्रयोग आएगा। अगर सार्थक उद्देश्य होगा तो बालकों को रुचिपूर्ण भी लगेगा, वह आपको फीडबैक भी प्रदान करेंगे और वह उस विषय को पढ़ने में भी जो है आगे आएंगे। तो इस तरह से जो है आपको बालकों को उद्देश्य लेखन का जो है वो कौशल डेवलप करवाना होता है। तो ये बीएड के विद्यार्थियों के लिए कौशल हैं जिनका आप प्रयोग करते हैं। उसी में अपना अगला है कक्ष प्रबंधन कौशल। अब हमने देखा कि इतने सारे कौशल्स में ये अलग कौशल है, क्या है, कक्ष प्रबंधन, कि हर एक शिक्षक जो है वो क्या करता है, कक्षा में प्रबंध बना करके रखता है। क्या क्या रखता है, अनुशासन रखना जरूरी है,
उसने जो उद्देश्य निर्धारित किए हैं उसकी प्राप्ति हुई है या नहीं हुई है, वह जो निर्देश दे रहा है उसकी पालना हो रही है या नहीं हुई है, व्यवहार का पुनर्बलन हो रहा है या नहीं हो रहा है, छात्रों की उसके अध्ययन करवाने के दौरान सहभागिता है या नहीं है, और निर्देश में स्पष्टता है या नहीं है। ये पॉइंट जो होंगे वो आपके कक्षा कक्ष प्रबंध के अंतर्गत आते हैं। अगर शिक्षक से क्लास ही नियंत्रित नहीं होती है तो इसका मतलब है वह अपने कक्षा कक्ष प्रबंध कौशल में कमजोर है, कि शिक्षक बैठा हुआ उसके उपरांत भी बच्चे शोर कर रहे हैं तो वह अनुशासन में नियंत्रण नहीं रख पा रहा है। दूसरा, उद्देश्यों की प्राप्ति। कक्षा कक्ष में जो भी उद्देश्य, मैंने आपको बताया कि पाठ पढ़ाने से पूर्व ही उद्देश्यों का निर्धारण हो चुका होता, तो उनकी प्राप्ति कक्षा में हो रही है या नहीं है। अगला है निर्देशों की पालना। आपने बच्चों को होमवर्क दिया तो क्या बच्चे होमवर्क करके लाए हैं? आपने बच्चों को याद करने के लिए कहा तो क्या बच्चे याद करके लाए हैं? यानी आपने अगर बच्चों को कुछ भी अध्ययन करवाया है तो उस अध्ययन के लिए आप उन्हें दोबारा रिवाइज करने के लिए कहते हैं, तो वो निर्देश आपके पालना हो रही है या नहीं हो रही है, ये जांच करना भी आपके लिए आवश्यक है। व्यवहारों में उनका परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है, और छात्र जो है आपके पढ़ाए गए विषय के दौरान वो आपके साथ जुड़े हुए हैं या नहीं है, उसमें पूर्ण रुचि ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। ये सभी जो बिंदु हैं वो कक्षा कक्ष प्रबंध कौशल के अंतर्गत हमें निर्धारित करने होते हैं। तो ये हमारे कौशल थे 10 कौशल मैंने आपको करवा दिए हैं, उससे पूर्व मैंने आपको करवा दिए हैं। अगर आपको इसमें से कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो तो आप मुझे अवश्य बताएं। ठीक है विद्यार्थियों, थैंक यू।